हेलो स्टूडेंट्स, मैं सचिन कुमार अपने और आपके यूट्यूब चैनल एम विद इसके सर पर आपका स्वागत करता हूं। हम लोग इंटरमीडिएट फिजिक्स का 7 चैप्टर पढ़ रहे थे, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिक फील्ड, गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र। इसके अंतर्गत पिछले वीडियो में हम लोगों ने गतिमान आवेश पर बल अर्थात लारेंज बल पढ़ा था और पढ़ा था कि जब कोई जो होता है आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उसके पथ के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। अगर आपने ये वीडियो न देखा हो तो इस वीडियो की जो है लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई, आप वहां पर से इस वीडियो को देख सकते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे गतिमान आवेश पर बल से धारावाही चालक पर बल की व्याख्या। ठीक है, या इसको हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं लारेंज बल के आधार पर धारावाही चालक पर लगने वाले बल की व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो देखिए जैसे हमारा कोई धारावाही चालक तार होता है, अगर उस धारावाही चालक तार को हम चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, ठीक है, और उस चालक तार में धारा प्रवाहित करते हैं, तो उस धारावाही चालक पर एक चुंबकीय बल कार्य करता है। और ये चुंबकीय बल किसके कारण कार्य करता है भाई, इसका भी कोई कारण है। तो इसका कारण क्या होता है कि जैसे हम धारावाही चालक तार को बैटरी से या परिपथ से जोड़ते हैं, तो इसमें धारा का क्या होता है, प्रवाह होता है। इस तार में धारा का प्रवाह होगा। इसमें उपस्थित जो मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं वो निम्न विभव से उच्च विभव की ओर क्या करते हैं, गति करते हैं। निम्न विभव से उच्च विभव की ओर जब गति करते हैं तभी तो धारा बहती है। और ये जो हमारे इलेक्ट्रॉन हैं ये आवेशित कण है। कैसे कण है, आवेशित कण। और ये किस क्षेत्र में गति कर रहे हैं, चुंबकीय क्षेत्र में। और हम लोगों ने पढ़ा है कि जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर क्या लगता है, बल लगता है। ठीक है, तो ये जब इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ऋण आवेश से धन आवेश की ओर जब गति करते हैं तो गति के दौरान इन पर जो हमारा लारेंज बल लगता है, तो इन इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाले लारेंज बल का जो परिणाम होता है या परिमाण होता है, वही परिमाण हमारा धारावाही चालक पर लगने वाला बल कहलाता है। ठीक है, तो धारावाही चालक पर बल कैसे लगता है, हमने अभी आपको बताया कि जब हम किसी धारावाही चालक तार को चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं और उसमें धारा प्रवाहित करते हैं तो उस पर एक बल कार्य करता है। इस बल का कारण क्या होता है, जब हम चालक तार के सिरों के बीच विभवांतर आरोपित करते हैं तो इसमें उपस्थित जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो निम्न विभव से उच्च विभव की ओर अनुगमन वेग से गति करते हैं। और गति के दौरान जब आवेशित कण गति करता है चुंबकीय क्षेत्र में तो उस पर क्या लगता है, बल लगता है। तो गति करते हैं तो इन इलेक्ट्रॉनों के पर लगने वाला जो लारेंज बल होता है, इन लारेंज बल का परिमाण ही क्या कहलाता है, धारावाही चालक पर लगने वाला बल कहलाता है। हमने माना भाई यहाँ पर कि हमारा जो है एक चालक तार है। ठीक है, हमारा एक चालक तार जो है एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में स्थित है। ये चुंबकीय बल रेखाएं हो गई जो चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं। इसमें हमने माना भाई एक हमारा चालक तार है। ये जो चालक तार है, इस चालक तार की जो लंबाई है वो कितनी है, L। ठीक, ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हो गई B। ये जो चालक तार है L लंबाई का चालक तार एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर स्थित है। ठीक, ये जो चालक तार है, इस चालक तार की हमने लंबाई कितनी मानी, L, क्षेत्रफल कितना माना, A। ठीक, हमने माना इसमें जो हम राम कहानी लिखेंगे क्या लिखेंगे, हमने माना L लंबाई तथा A क्षेत्रफल का एक चालक तार एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर स्थित है। क्या माना हमने, हमारा L लंबाई तथा A क्षेत्रफल का एक चालक तार एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर स्थित है। चालक तार में उपस्थित, चालक तार के प्रति एकांक आयतन में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई, N। एक इलेक्ट्रॉन का आवेश E तथा इलेक्ट्रॉनों का जो अनुगमन वेग है वो कितना है, VD। इतनी चीजें हमने मानी कि माना L लंबाई तथा A क्षेत्रफल का एक हमारा चालक तार एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर स्थित है। चालक तार के प्रति एकांक आयतन में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या N, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश C तथा इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग कितना है, VD है। ठीक है, तो अब हम अगर इस चालक तार में भाई किसी भी तार में धारा ऐसे प्रवाहित नहीं होती,
जब तक हम उसके सिरों के बीच विभवांतर आरोपित नहीं करते हैं। विभवांतर आरोपित करने का मतलब उसको हम जो है विद्युत से जोड़े या उसको हम बैटरी से जोड़े। तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, चालक तार के सिरों के बीच विभवांतर आरोपित करने पर, चालक तार के सिरों के बीच विभवांतर आरोपित करने के पश्चात, बीच विभवांतर आरोपित करने के पश्चात, ठीक है बच्चा। जब तार के सिरों के बीच हम विभवांतर आरोपित करेंगे तो आरोपित करने के पश्चात तार में बहने वाली धारा जो हमारी होगी I बराबर हो जाएगी NPAVD। इसे मान लेते हैं समीकरण 1। चालक तार में जो बहने वाली धारा हो जाएगी हमारी, वो हो जाएगी I बराबर NEAVD, जहां N क्या है, चालक तार की प्रति एकांक आयतन में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, A चालक तार का क्षेत्रफल, VD इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग। ये फार्मूला जो हमने विद्युत चालन में के चैप्टर में पढ़ा था। अगर आपने ये ना पढ़ा हो तो इसकी भी लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी, आप वहां से इस फार्मूले का डेरिवेशन देख सकते हैं। ठीक है, अब आगे हम लिखते हैं भाई, जो चालक तार है उसमें इतनी धारा बहेगी। अब चालक तार में जो इलेक्ट्रॉन है वो गति कर रहा है, तो हम लिखें इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल। इलेक्ट्रॉन की गति के कारण, इलेक्ट्रॉन कहाँ गति कर रहा है, चुंबकीय क्षेत्र B में। अब इलेक्ट्रॉन आवेशित कण है, और जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र B में गति करता है तो उस पर हमारा एक बल लगता है। उस बल को हम क्या कहते हैं, लारेंज बल कहते हैं। ठीक, तो चुंबकीय क्षेत्र में हम लिख लें भाई, चुंबकीय क्षेत्र में गति के कारण, है ना, इसके कारण, गति के कारण इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल, इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला लारेंज बल। देखो भाई, लारेंज बल का फार्मूला क्या होता है, हमने पढ़ा था इससे पिछले वीडियो में, F बराबर क्यू VB साइन थीटा से लिखेंगे, है ना, जहां F होता है लगने वाला लारेंज बल, Q होता है आवेश चालक का, आवेशित चालक का, कण का आवेश, V उसका वेग, B चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, थीटा कण तथा चुंबकीय क्षेत्र के बीच बने कोण की ज्या। अब यहां पर हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन की। किसकी बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन लिख देते हैं भाई, इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला। इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल। क्यों है चालक का आवेश, और हम लोगों ने पढ़ा है मूल आवेश की परिभाषा से क्यों बराबर होता है Ne। किसी चालक का जो आवेश होता है उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या और एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के गुणनफल के बराबर होता है। तो हम कितने इलेक्ट्रॉन पर बल निकाल रहे हैं, एक, तो क्यों बराबर n के स्थान पर रखेंगे 1 × E। तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए हम क्यों के स्थान पर कितना लिख सकते हैं, E। तो यहां से हो जाएगा F बराबर, ध्यान देना, क्यों के स्थान पर कितना लिख सकते हैं, E। V इलेक्ट्रॉन का वेग, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग हमने कितना माना है, VD। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, B, और ये हो जाएगा हमारा साइन थीटा। थीटा चालक तार थीटा डिग्री कोण पर स्थित था। ये एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल हुआ। ठीक है, हमने जब उसमें कहा था धारावाही चालक पर लगने वाला बल, तो वहां कहा था इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाले बलों का परिमाण होता है। तो ये हमने एक इलेक्ट्रॉन पर बल निकाला है। जितने इलेक्ट्रॉन हैं, अगर सभी इलेक्ट्रॉनों पर जो बल लगेगा वही किस पर लगने वाला बल हो जाएगा, धारावाही चालक पर लगने वाला बल हो जाएगा। तो ये एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल हुआ। ठीक है, अब इस चालक तार में उपस्थित हम सभी इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाला बल निकाल लें। तो पहले हम निकालें इस चालक तार में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या। ठीक है, चालक तार में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, बराबर, ठीक, चालक तार में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैपिटल N बराबर हम कह सकते हैं
प्रति एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रति एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है ना, प्रति एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या गुणे क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन वो गुणे तार का आयतन, गुणे तार का आयतन। कौन सा तार, चालक तार, चालक तार का आयतन। बात समझ में आई भाई, गुणे चालक तार का आयतन। अब ध्यान देना भाई यहां से, तो संपूर्ण चालक तार में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या n बराबर हो जाएगी। प्रति एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमने कितनी मानी थी, स्मॉल n मानी थी। आप ध्यान देंगे आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो प्रति एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या की कितनी थी, गुणे वो स्मॉल n गुणे तार का आयतन। देखिए आयतन नहीं दिया है, हम लोगों ने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, क्योंकि जो आयतन होता है, आयतन बराबर होता है, क्या होता है भाई, आयतन बराबर हम लिखते हैं क्षेत्रफल गुणे लंबाई। आयतन बराबर कितना लिखते हैं, क्षेत्रफल गुणे लंबाई। तो गुणे तार का आयतन, तार का क्षेत्रफल कितना है a और तार की लंबाई कितनी l, तो यहां से हो जाएगा कैपिटल N बराबर स्मॉल n इंटू AL। तो ये कैपिटल N क्या है, चालक तार के संपूर्ण आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब यहां से देखिए हम बात करेंगे धारावाही चालक पर लगने वाला बल। तो अभी हमने कहा धारावाही चालक पर लगने वाला बल क्या होगा, उसमें उपस्थित सभी इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाला जो बल होगा लॉरेंज बल, वही किस पर लगने वाला बल हो जाएगा, धारावाही चालक पर लगने वाला बल हो जाएगा। ठीक, इसलिए हम यहाँ से निकाल ले भाई, यहाँ से आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, चालक तार में उपस्थित सभी इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाला जो बल होता है चुंबकीय बल, वही बल किस पर कार्य करता है, धारावाही चालक पर लगने वाला बल होता है। इसलिए हम लिखते हैं भाई धारावाही चालक पर, लिख देते हैं धारावाही चालक पर लगने वाला बल बराबर चालक पर लगने वाला बल बराबर चालक तार में उपस्थित, चालक तार में उपस्थित सभी इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाला बल, उपस्थित सभी उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉनों पर, उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाला बल, लगने वाला चुंबकीय बल। ठीक है भाई, तो देखिए चालक तार में उपस्थित सभी इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाला हम चुंबकीय बल निकालेंगे। तो सभी इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाला चुंबकीय बल क्या हो जाएगा, जैसे कहा गया एक खेत में 10 मजदूर लगे हैं। कितने मजदूर, 10 मजदूर लगे हैं। अगर एक मजदूर की मजदूरी 100 रुपया हो तो सभी मजदूरों की मजदूरी कितनी हो जाएगी, तो हम क्या लिखते हैं, सभी मजदूरों की मजदूरी बराबर एक मजदूर की मजदूरी गुणे मजदूरों की संख्या। तो एक मजदूर की मजदूरी कितनी थी 100 और मजदूरों की संख्या कितनी थी 10, तो 100 को 10 से क्या कर दिया, गुणा कर दिया। ठीक, उसी प्रकार यहाँ से क्या दिया गया है, चालक तार में उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाला चुंबकीय बल निकालना है। तो हमने एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला चुंबकीय बल निकाला है। ठीक, इसको F डैश कहते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला चुंबकीय बल निकाला है और निकाला है कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, इसलिए अतः, ठीक, अतः यहाँ लिखेंगे भाई, इसलिए धारावाही चालक पर लगने वाला बल बराबर धारावाही चालक पर लगने वाला बल बराबर धारावाही चालक पर लगने वाला बल F बराबर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या, चालक तार में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या, चालक तार में उपस्थित, ये बात समझ में आ रही है ना, चालक तार में उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या गुणे एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल, एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल, जिसको हम क्या माने हैं, F डैश। ठीक, तो कितना हो जाएगा भाई, लगने वाला बल F बराबर चालक तार में उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हमने कैपिटल N माना था। कैपिटल N का मान देखो कितना आया है, स्मॉल n
इंटू ए इंटू एल, और एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल एफ डैश का मान कितना आया है, ये समीकरण 2 मान लें तो कितना हो जाएगा, ई वी डी बी साइन थीटा। ये कहाँ से लिखा, समीकरण 2 से, ध्यान देना भैया। ये हो जाएगा एफ बराबर, ठीक, इसको हम थोड़ा स्टाइल से लिख लें, एन ई ए है ना, वी टी को एक साथ कर लें गुड़े, अब क्या बचा, बी एल साइन थीटा, क्या बचा भाई, बी एल साइन थीटा। यहां से हमने क्या किया, जो हमारा एन ए ई वी डी था इसको हमने एक साथ कर लिया, देखो लिखा है एन ई ए वी डी को एक साथ कर लिया, आप कॉपी पे इस तरीके से नहीं करेंगे, एन ई ए वी डी को हमने एक साथ कर लिया, तो यहां से कितना बचा, बी और ये एल, बी एल साइन थीटा। अब देखिए यहां से एफ बराबर समीकरण 1 से एन ई ए वी डी के स्थान पर हम कितना लिख सकते हैं, आई, ये हो जाएगा आई, ठीक, और कितना बचेगा आपका, बी एल साइन थीटा। तो समीकरण 1 से हमारा कितना हो गया है, समीकरण 1 से हमारा हुआ है, हमने लिखा है यहाँ से समीकरण, या कह दें यहाँ से क्या कह दें, समीकरण 1 से आई का मान रखने पर, समीकरण 1 से आई का मान रखने पर, समीकरण 1 से आई का मान रखने पर कितना हो जाएगा, धारावाही चालक पर लगने वाला बल एफ बराबर, इसके स्थान पर कितना रख सकते हैं, आई बी एल साइन थीटा। तो धारावाही चालक पर जो लगने वाला बल हो जाएगा वो कितना होगा, एफ बराबर आई बी एल साइन थीटा, जहां आई क्या है, चालक तार में बहने वाली धारा, बी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, एल धारावाही चालक तार की लंबाई, ठीक है। इसको हम भाई चलो स्मॉल एल कर लेते हैं, थोड़ा लिखने में आसानी हो जाएगी, है ना, तो इसको भी हम कहीं और लिखे थे इसको, है ना। तो चालक तार पर जो लगने वाला बल हो जाएगा, धारावाही चालक तार पर लगने वाला बल, वो एफ बराबर हो जाएगा आई बी एल साइन थीटा, जहां आई है चालक तार में बहने वाली धारा, बी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, एल चालक तार की लंबाई, थीटा जो हो जाएगा धारावाही चालक तार और चुंबकीय क्षेत्र के बीच बना कोण। अब यहां से पूछा जाए कि किस परिस्थिति में धारावाही चालक तार पर लगने वाला बल शून्य होगा, तो अगर हम यहां से स्थितियां लिखना चाहें भाई, क्या लिखना चाहें, स्थितियां, तो पहली कंडीशन, यदि थीटा बराबर 0, थीटा बराबर कितना हो, 0 हो, तो अर्थात जो धारावाही चालक तार और चुंबकीय क्षेत्र के बीच बना कोण कितना हो, 0 हो, तो लगने वाला बल अगर निकालेंगे तो एफ बराबर आई बी एल साइन 0, साइन 0 डिग्री का मान होता है 0, साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, तो यहां से हम लिख सकते हैं उस पर लगने वाला बल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक। सेकंड कंडीशन में यदि कहा जाए थीटा बराबर कितना डिग्री हो, 90 डिग्री, तो कितना हो जाएगा, अर्थात जो चालक तार हो वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की कैसे हो, लंबवत, चालक तार चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत हो, तो लगने वाला जो बल होगा एफ बराबर कितना होगा, आई बी एल, ठीक, जहां आई चालक तार में बहने वाली धारा, बी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और एल हो जाएगी चालक तार की लंबाई। तो कभी कभी कहता है कि धारावाही चालक तार पर लगने वाले बल के आधार पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को परिभाषित कीजिए। तो देखिए धारावाही चालक तार पर लगने वाले बल की सहायता से हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को कैसे परिभाषित करते हैं, हमने देखो यहाँ से लिखा है भाई एफ बराबर होता है आई बी एल साइन थीटा, ध्यान देना यहाँ से, ठीक। यदि यहां से हम मान ले भाई, क्या मान ले, यदि आई बराबर हो जाए 1 एम्पियर, आई बराबर 1 एम्पियर, ठीक, एल बराबर हो जाए 1 मीटर और थीटा बराबर हो जाए कितना, 90 डिग्री, थीटा बराबर कितना हो, 90 डिग्री, तो एफ किसके बराबर होगा, एफ बराबर बी के, एफ बराबर बी, जहां एफ है धारावाही चालक पर लगने वाला बल और बी हो जाएगी यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ठीक। तो यहाँ पर थीटा बराबर कितना माना है, 90, तो 90 को हम क्या कहते हैं, लंबवत, अर्थात एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के कैसे स्थित, लंबवत स्थित, ठीक। 1 मीटर है, अर्थात एक को हम क्या कहेंगे, एकांक लंबाई में कितनी धारा बह रही हो, 1 एम्पियर, अर्थात एकांक एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर चालक तार पर जो लगने वाला बल होता है वही क्या कहलाता है,
चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। ठीक है, तो अगर हमें यहाँ से चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा देनी हो तो यहाँ से हम लिखते हैं भाई F बराबर IBL साइन थीटा। यदि यहाँ से I बराबर हम मान लें 1 एम्पियर, L बराबर 1 मीटर, थीटा बराबर कितना 90 डिग्री, तो F बराबर किसके होगा, B के, जहाँ F है धारावाही चालक पर लगने वाला बल और B है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ से थीटा बराबर हमने कितना माना है 90 और चुंबकीय क्षेत्र कैसे लिया था, एक समान। अतः हम क्या कह सकते हैं, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत स्थित 90 था, तो क्या मानेंगे लंबवत स्थित एकांक लंबाई के तार में, लंबाई हमने कितनी मानी थी 1 मीटर, तो क्या कहेंगे एकांक लंबाई के तार में धारा कितनी मानी गई 1 एम्पियर। एकांक एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर चालक तार पर जो लगने वाला बल होता है वही बल क्या कहलाता है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। ठीक, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा हम कैसे दे सकते हैं, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत स्थित एकांक लंबाई के चालक तार में एकांक एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर चालक तार पे जो लगने वाला बल होता है वही बल क्या कहलाता है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। अगर यहाँ से हम इसका मात्रक निकालें भाई, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, तो देखो हमने लिखा F बराबर IPL, तो यहाँ से अगर हम B का मान निकालें तो देखो B बराबर कितना लिख सकते हैं, F अपान IL लिख सकते हैं। B बराबर हम लिख सकते हैं F अपान IL। F है बल, बल का मात्रक होता है न्यूटन। ठीक, प्रति को बटे को हम पढ़ते हैं प्रति, I है धारा, धारा का मात्रक एम्पियर और L है लंबाई, लंबाई का मात्रक मीटर। तो इसका जो मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, या इसको हम ये भी कहते हैं वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होगा, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर या वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। और अगर हम बीमी सूत्र की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, बीमी सूत्र की बात करते हैं, तो इसका बीमी सूत्र क्या होगा, हमने लिखा है भाई न्यूटन, न्यूटन का बीमी सूत्र होता है mLT⁻²। ठीक, एम्पियर, एम्पियर का बीमी सूत्र होता है A और यहाँ पर लिखा है मीटर, मीटर का बीमी सूत्र होता है L, तो L से L कट जाएगा, ये हो जाएगा mT⁻² और A⁻1। तो जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगा इसका बीमी सूत्र हो जाएगा mT⁻², A⁻1 और मात्रक न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर या वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। और धारावाही चालक पर लगने वाला बल F बराबर कितना होगा, IBL साइन थीटा के। अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे दो समांतर धारावाही चालक तारों के बीच बल। ठीक, बीच बल छूट गया भाई, और एम्पियर की परिभाषा, बल एम्पियर की परिभाषा हमने माना भाई दो हमारे चालक तार है, समांतर धारावाही चालक तार है, एक हमारा PQ चालक तार है। इस PQ चालक तार में कितनी धारा बह रही, I1 एम्पियर की। जब इस चालक तार PQ में I1 एम्पियर की धारा बहेगी तो स्टड साहब ने बताया था कि जब हम किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके निकट चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो जब ये चालक तार हम PQ में धारा प्रवाहित करेंगे तो इसके निकट क्या उत्पन्न होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। हम मान लें इस चालक तार PQ से R दूरी पर एक हमारा दूसरा समांतर धारावाही चालक तार रखा है, और ये जो चालक तार कौन सा है, हमारा RS है। ये चालक तार जो हमारा RS है वो PQ के चुंबकीय क्षेत्र में स्थित है। ये RS चालक तार हमारा कहाँ स्थित है, PQ के चुंबकीय क्षेत्र में स्थित है। और इस अगर RS चालक तार में I2 एम्पियर की धारा हम क्या करें, प्रवाहित करें, तो भाई ये चालक तार RS PQ के चुंबकीय क्षेत्र में उत्पन्न है, इसलिए इस चालक तार RS पर भी क्या करेगा, चुंबकीय बल कार्य करेगा। क्योंकि हमने पढ़ा है जब कोई धारावाही चालक तार चुंबकीय क्षेत्र में स्थित होता है तो उस पर चुंबकीय बल कार्य करता है। तो ये RS जो है वो PQ के चुंबकीय क्षेत्र में स्थित है, इसलिए RS पर हमारा क्या, कौन सा बल कार्य करेगा, चुंबकीय बल कार्य करेगा। ठीक है, अब भाई RS में जब धारा बह रही तो RS भी तो अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा ना। तो जो RS चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा तो ये जो PQ होगा वो RS के चुंबकीय क्षेत्र में उत्पन्न होगा। ठीक, और इस PQ में भी धारा बह रही है, इसलिए जो PQ होगा वो RS के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र या RS से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के कारण चुंबकीय बल का अनुभव करेगा। ठीक, अर्थात कहने का तात्पर्य क्या है, PQ के चुंबकीय क्षेत्र में कौन स्थित है, RS, और RS के चुंबकीय क्षेत्र में कौन स्थित है, PQ। ठीक, तो PQ के कारण, PQ के चुंबकीय क्षेत्र से के कारण
RS पर चुंबकीय बल कार्य करेगा और RS के चुंबकीय क्षेत्र के कारण PQ पर चुंबकीय बल कार्य करेगा। अतः हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, जब हम किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके निकट चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। यदि हम इसके समीप दूसरा धारावाही चालक तार रख दें तो यह जो चालक तार है पहले चालक तार से धारावाही चालक तार से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के कारण चुंबकीय बल का अनुभव करता है, तथा जो पहला वाला चालक तार है वो दूसरे चालक तार से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के कारण चुंबकीय बल का अनुभव करता है। अतः स्पष्ट है कि पास पास रखे धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र की पारस्परिक क्रिया के कारण एक दूसरे पर बल आरोपित करते हैं। हमने माना हमारे दो चालक तार थे, दो समांतर धारावाही चालक तार PQ और RS एक दूसरे से R दूरी पर स्थित थे, जिसमें I1 और I2 एम्पीयर की धाराएं प्रवाहित हो रही थी। ठीक, तो अगर पहले चालक तार में हमारी कितनी धारा बह रही I1, तो हम पहले चालक तार के कारण R दूरी पर स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकाल लें। ठीक, तो यहां से निकाल लें चालक तार PQ के कारण स्मॉल r दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी भाई, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। ठीक, अब पहले हम क्या करेंगे, चालक तार PQ में कितनी धारा बह रही, I1 धारा, तो इस चालक तार के कारण R दूरी पर हम उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे। तो चुंबकीय क्षेत्र कितना हो जाएगा, अभी हम लोगों ने पढ़ा था अनंत लंबाई के चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होता है B बराबर μ0I/2πr, जहाँ I होती चालक तार में बहने वाली धारा और R होती है चालक तार से उस बिंदु की दूरी जहाँ हम चुंबकीय क्षेत्र निकालते हैं। तो कितनी हो जाएगी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, B1 बराबर μ0I/2πr, I1/2πr, I के स्थान पर कितना रखेंगे I1, 2πr। अब देखिए इसकी दिशा किधर होगी, तो इसकी दिशा हम निकालेंगे दाएं हाथ की हथेली के नियम नंबर 1 से। तो देखिए जो दाएं हाथ की हथेली के दो नियम होते हैं, एक दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 1 होता है जिसका प्रयोग जो होता है हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए करते हैं, और जो दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 2 होता है उसका प्रयोग हम चुंबकीय धारावाही चालक पर लगने वाले चुंबकीय बल का मान ज्ञात करने के लिए करते हैं। तो सबसे पहले हम लगाएंगे दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 1 धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए। तो दाएं हाथ को इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठा अंगुलियों के साथ परस्पर लंबवत दिशा में हो। तो अंगूठा अगर चालक तार में बहने वाली धारा की दिशा में, उंगलियां उस बिंदु की ओर जिधर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, तो चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होती है वो हथेली से धक्का देने के लंबवत होती है। तो देखिए लगाएंगे जब हम चालक तार PQ में धारा निकाल रहे हैं PQ के कारण, तो PQ में धारा किधर बह रही I1 लंबवत ऊपर की ओर, किधर निकाल रहे हैं चालक तार RS की ओर, तो उंगलियां करेंगे RS की ओर। अब देखिए हथेली आपकी किधर है, हथेली जिससे धक्का देते हो वो किधर है, नीचे की ओर। तो जो चालक तार RS है, चालक तार RS पर जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी वो कागज के तल के लंबवत किधर होगी, नीचे की ओर। और नीचे की ओर हम किस चिन्ह से दर्शाते हैं, क्रॉस चिन्ह से दर्शाते हैं। ठीक, तो यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी वो क्या होगी, कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर। ठीक है, कागज के तल के लंबवत किधर होगी भैया, नीचे की ओर। अब एक बात और ध्यान देना भाई यहाँ से, अब जो ये चालक तार हमारा RS है, वो चालक तार जो हमारा RS है वो किस चुंबकीय क्षेत्र में स्थित है, B1 चुंबकीय क्षेत्र में स्थित है। किस चुंबकीय क्षेत्र में, B1 चुंबकीय क्षेत्र में स्थित है। इसमें धारा हमारी कितनी बह रही, I2 बह रही है। अगर इस RS चालक तार की लंबाई हम कितनी मान लें, L मान लें, तो अगर ये RS चालक तार जो है वो B1 चुंबकीय क्षेत्र में स्थित है, इसमें धारा कितनी बह रही I2 और इसकी लंबाई कितनी हो, L हो, तो हम निकाल लें भाई यहाँ से क्या लिखेंगे, चालक तार जो है, चालक तार RS B1 चुंबकीय क्षेत्र में स्थित है। किस चुंबकीय क्षेत्र में, B1 चुंबकीय क्षेत्र में। तो ध्यान देना भाई, क्षेत्र में।
चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर है, लंबवत नीचे की ओर, ऐसे, ठीक। और चालक तार हमारा कैसे है, ऐसे, और इसमें धारा कितनी बह रही, आई। तो चुंबकीय क्षेत्र और चालक तार के बीच कितने डिग्री कोण बनेगा, 90 डिग्री के, ठीक। तो यहां से चालक तार आर एस B1 चुंबकीय क्षेत्र में, क्षेत्र के कैसे स्थित है, क्षेत्र के लंबवत स्थित है। कैसे स्थित है, लंबवत स्थित है, इसलिए स्थित है, इसलिए इस पर लगने वाला बल, इस पर लगने वाला बल F बराबर IBL साइन थीटा से, इससे लगाएंगे भाई, F बराबर IBL साइन थीटा से, ठीक। तो F बराबर IBL साइन थीटा हम लगाएंगे भाई। तो देखिए F हो जाएगा धारावाही चालक पर लगने वाला बल। किस पर निकाल रहे हो, RS पर। RS में कितनी धारा बह रही, I2 धारा बह रही, हम लिखेंगे I2। और ये जो चालक तार RS है किस चुंबकीय क्षेत्र में स्थित है, B1 चुंबकीय क्षेत्र में स्थित है, क्यों बच्चा। और इसकी लंबाई हमने कितनी मानी है, L मानी है, L लिख दिया, ठीक। और साइन कैसे स्थित है, लंबवत। तो लंबवत मीन्स कितने डिग्री कोण पर, 90 डिग्री कोण पर स्थित है, ठीक। तो F बराबर हो जाएगा ये I2 B1 L साइन 90 का मान 1, जो हमने पहले निकाला था B1 का मान। समीकरण 1 से हम किसका मान रख दें, B1 का। समीकरण 1 से B1 का मान रख दें भाई। समीकरण 1 से हम B1 का मान रख दें भाई। तो B1 का मान रखने पर धारावाही चालक पर लगने वाला बल कितना होगा, F बराबर I2। B1 के स्थान पर देखो कितना रखेंगे, म्यू नॉट I1 अपान 2 r इंटू L। तो हम कितना लिख सकते हैं, F बराबर म्यू नॉट I1 I2 अपान 2 r इंटू L। ये धारावाही चालक तार की, धारावाही चालक, दो समांतर धारावाही चालक तारों के बीच लगने वाला बल हो गया, ठीक। कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि दो समांतर धारावाही चालक तारों की प्रति एकांक लंबाई पर, अगर प्रति एकांक लंबाई पर बल पूछेगा तो यल को हम कहाँ रख देंगे, नीचे। तो ये हो जाएगा F अपान L बराबर म्यू नॉट I1 I2 अपान 2 r। तो दो समांतर धारावाही चालक तारों की प्रति एकांक लंबाई पर जो लगने वाला बल होगा वो FL बराबर हो जाएगा म्यू नॉट I1 I2 अपान 2 r, ठीक। अब यहीं से कभी कभी पूछा जाता है एम्पियर को परिभाषित करो। किसको परिभाषित करो, एम्पियर की परिभाषा। तो यहाँ से देखिए F अपान L बराबर म्यू नॉट I1 I2 अपान 2 r लिखा है। यहाँ से हम कितना ले भाई, यदि अगर हमें यहाँ से एम्पियर की परिभाषा देनी हो तो हम कितना मान लें, यदि I1 बराबर I2 बराबर 1 एम्पियर, I1 बराबर I2 बराबर 1 एम्पियर तथा R बराबर 1 मीटर और L बराबर कितना हो, 1 मीटर। तो ध्यान देना भाई, F अपान L के स्थान पर 1 बराबर म्यू नॉट अपान I1 के स्थान पर 1, I2 के स्थान पर 1, 2 इंटू R के स्थान पर 1। तो F बराबर हो जाएगा म्यू नॉट अपान 2 अर्थात F बराबर म्यू नॉट अपान 2 का मान 2 × 10⁻⁷, ठीक, न्यूटन। और ये बटे प्रति, L आया था, L के स्थान पर न्यूटन, न्यूटन प्रति मीटर, अर्थात यहाँ से 2 × 10⁻⁷ लिख सकते, -7 लिख सकते हैं। तो I1 I2 बराबर 1 एम्पियर, R बराबर 1 मीटर, L बराबर 1 मीटर, अर्थात हम यहाँ से देखो क्या कह सकते हैं, ये चालक तार कैसे थे, दो समांतर धारावाही चालक तार, R बराबर कितनी दूरी पर, 1 मीटर दूरी पर स्थित थे। तो ये दोनों एक दूसरे पर, इसकी एक दूसरे की प्रति एकांक लंबाई पर कितना बल आरोपित कर रहे हैं, 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल आरोपित कर रहे हैं, ठीक। तो उसमें प्रवाहित धारा कितनी होती है, 1 एम्पियर होती है। अर्थात हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि 1 एम्पियर वह वैद्युत धारा है जो निर्वात अथवा वायु में परस्पर एकांक दूरी पर स्थित
दो समांतर धारावाही चालक तारों में प्रवाहित करने पर वे चालक तार एक दूसरे की प्रति एकांक लंबाई पर 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल क्या करते हैं, आरोपित करते हैं। ठीक, या ऐसे हम कह सकते हैं कि परस्पर निर्वात अथवा वायु में एकांक दूरी पर स्थित दो समांतर धारावाही चालक तारों में एकांक एम्पीयर की धारा प्रवाहित करने पर अगर ये चालक तार एक दूसरे पर 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल क्या करते हैं, आरोपित करते हैं, तो चालक तार में प्रवाहित होने वाली धारा 1 एम्पीयर होती है। अब यहीं से एक बात और कही गई भाई, जैसे कहा गया कि दो चालक तार हैं, अगर दोनों चालक तारों में धाराएं समान दिशा में बह रही हैं तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं, और अगर विपरीत दिशा में बह रहे हैं तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं। ठीक, तो देखिए भाई, सबसे पहली बात करते हैं, जब दोनों चालक तारों में धाराएं एक ही दिशा में प्रवाहित हो रही हैं, जैसे ये हमारा चालक तार हो गया PQ, ठीक, और ये हमारा चालक तार हो गया RS। तो जो चालक तार PQ है इसमें I1 धारा बह रही है, और जो चालक तार हमारा RS है इसमें कितनी धारा बह रही है, I2 धारा बह रही है। ठीक, तो इसमें हमें दोनों नियम लगाने पड़ेंगे। दोनों नियम का मतलब, तो पहले हम दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 1 लगाएंगे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए, फिर दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 2 लगाएंगे चुंबकीय बल की दिशा ज्ञात करने के लिए। तो देखिए, पहले हम लगाते हैं दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 1 चालक तार PQ के लिए। देखो, हथेली का नियम नंबर 1 क्या था, हाथ को हम दाएं हाथ को इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठा उंगलियों के साथ लंबवत हो, अंगूठा धारा की दिशा में, उंगलियां उस बिंदु की ओर हो जिधर हमें चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हथेली की से लंबवत होती है। तो देखिए, जब हम PQ में धारा किधर बह रही, I1 ऊपर की तरफ, ठीक, और हम किस पर निकाल रहे हैं, RS बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र निकाल रहे हैं, तो हथेली हमारी लंबवत किधर है, नीचे की ओर, किधर है, नीचे की ओर। तो देखिए, जो PQ है, PQ के कारण जो RS है, RS में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा लंबवत किधर होगी, नीचे की ओर हो जाएगी। ठीक, अब देखिए RS में धारा कितनी बह रही, I2 बह रही है। अब RS में धारा I2 बह रही और जो PQ है वो RS के चुंबकीय क्षेत्र में स्थित है, तो हम निकाल लें RS के कारण PQ पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। फिर लगाएंगे दाएं हाथ की हथेली का नियम। देखिए, अंगूठा धारा की दिशा में, उंगलियां चालक तार PQ की ओर, तो जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी वो हथेली से लंबवत, तो हथेली किधर है, सामने की ओर, तो चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होगी यहाँ पर कागज के तल के लंबवत ऊपर की ओर होगी। ठीक, ये हमने चुंबकीय क्षेत्र की दिशाएं निकाल ली। अब हम चुंबकीय बल निकालें, तो लगाएंगे दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 2, अंगूठा धारा की दिशा में, उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, तो जो बल होता है वो किधर लगता है भाई, बल लगता है हमारा हथेली से धक्का देने के लंबवत। तो देखिए, अगर ये पहला हमारा जो चालक तार है PQ पर जब हम हथेली का नियम लगाएं, ध्यान देना यहाँ से, PQ पर जब दाएं हाथ की हथेली का नियम लगाएं तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा लंबवत ऊपर की तरफ है, उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र, अंगूठा धारा की दिशा में हो, उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो, तो जो चुंबकीय बल की दिशा होती है वो हथेली से धक्का देने के लंबवत होती है। तो देखिए, जब चालक तार हम PQ में लगाएंगे, PQ के लिए अंगूठा हम किधर करेंगे, ऊपर, ठीक, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर है, ऊपर, ऐसे लंबवत ऊपर की तरफ है। तो देखिए, ये जो हथेली है वो किस तरफ आ रही है, ये जो हथेली है हमारी तरफ आ रही है, इस तरफ बल लगेगा। ठीक है, तो बल लगेगा इस डायरेक्शन में F1 PQ के कारण। अब हम RS के कारण निकालें, तो देखिए I2 कहाँ है, ऊपर की तरफ, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर है, लंबवत नीचे की ओर, नीचे की ओर है। तो देखिए, हथेली किस तरफ आ रही है, बाईं ओर, इसका फेस किधर है, इस ओर, बल हमारी तरफ लगेगा, इस तरफ, तो ये बल लगेगा F2। ठीक, अर्थात जो PQ है, PQ पर बल किधर लगेगा, F1 की ओर, और RS पर बल किधर लगेगा, F2 की ओर। तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। अर्थात यहाँ से निष्कर्ष निकला कि जब दोनों चालक तारों में धारा एक ही दिशा में बहती है तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। ठीक, अब हम यहीं से पुरानी बात करते हैं, जब धाराएं किन दिशाओं में हो, विपरीत। ये हमारा हो गया RS और ये हमारा चालक तार हो गया, सॉरी, ये हो गया PQ और ये हो गया RS। PQ में जो धारा है ऊपर की तरफ बह रही है और RS में जो धारा है वो नीचे की तरफ बह रही है। अब सबसे पहले हम
हथेली का नियम नंबर 1 लगाएं। चालक तार PQ के कारण RS पर हम निकालें उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। ठीक है, RS के कारण PQ के कारण निकालें RS पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। अंगूठा धारा की दिशा में, उंगलियां जिधर हमें चुंबकीय क्षेत्र निकालना है उस तरफ, तो जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी लंबवत नीचे की ओर। देखिए यहाँ पर जो दिशा आएगी वो लंबवत किधर आएगी, नीचे की ओर आएगी। अब हम RS के कारण PQ पर निकालेंगे। ठीक, तो अंगूठा किधर हो, धारा की दिशा में, अंगूठा किधर आ गया, नीचे की ओर। उंगलियां किधर हो, जिधर हमें चुंबकीय क्षेत्र निकालना है तो इस तरफ आ गई, तो हमारी चुंबकीय हथेली किधर है भाई, नीचे की ओर। तो PQ जो होगा यहाँ पर भी चुंबकीय क्षेत्र किधर आ गया, लंबवत नीचे की ओर आया। अब लगाइए हथेली का नियम नंबर 2। ठीक, अब देखिए भाई हथेली का नियम नंबर 2 लगाएंगे। ये हमारा मान लो अंगूठा हो गया, किधर हो, धारा की दिशा में। चलो अंगूठा धारा की दिशा में हो गया। ठीक, उंगलियां किधर हो, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। तो देखिए यहाँ पर जो चालक तार PQ है, चालक तार PQ में चुंबकीय क्षेत्र किधर है, लंबवत नीचे की ओर। ऐसे धारा किधर बह रही, ऊपर की ओर। अब बना दो भैया, देखो इस तरह से नियम लगाओ। ये अंगूठा धारा की दिशा में, उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो गई ऐसे। तो बताओ भाई हथेली हमारी किधर है, हमारी ओर है, इस तरफ दाहिनी ओर। तो जो चालक तार PQ होगा, चालक तार PQ पर बल लगेगा बाईं ओर को। ठीक, RS पर लगाएं बल। भाई RS में धारा किधर बह रही, नीचे की ओर। चुंबकीय क्षेत्र लंबवत किधर है, नीचे की ओर। देखो ऐसे लगाएंगे तो हथेली हमारी किस तरफ है, बाहर की तरफ है, उस तरफ जा रही। ये हो जाएगी हमारा बल F2। तो यहाँ पर PQ और जो RS हैं दोनों पर बल किधर लग रहे हैं, विपरीत दिशाओं में। तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। क्या करेंगे, प्रतिकर्षित। अर्थात हम कह सकते हैं कि जब दो समांतर धारावाही चालक तारों में धाराएं एक दिशा में बहती हैं तो दोनों चालक तार एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, और जब चालक तारों में धाराएं विपरीत दिशा में बहती हैं तो वो दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक, ये इस चैप्टर का अंतिम टॉपिक था, लास्ट प्रकरण था। अब अगले वीडियो में हम इस चैप्टर के जो है बहुविकल्पी प्रश्नों का संपूर्ण हल पढ़ेंगे।